हेलो गाइस, मैं चंद्र गोयल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाठशाला पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज जो हम पढ़ेंगे मुगल वंश के बारे में और मुगल वंश की जो मुख्य तिथियां पढ़ेंगे कि मुगल वंश के कार्यकाल में क्या क्या हुआ था और क्या क्या मुख्य कार्य हुए थे। जो मैंने आपको सारे जो सम्राट यहाँ पे पढ़ाए, जितने भी शासक मैंने आपको बताए यहाँ पे, उसकी कुछ मुख्य क्वेश्चन जो हमारे पास होगा उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, मुगल शासन की जो व्यवस्था रही है वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट रही है। दोस्तों बताया जाता है कि जैसे कि अकबर की बात करें यहाँ पे हम, या जहांगीर की बात करें, या शाहजहां की बात करें, दोस्तों इन शासकों ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम भी किया है। दोस्तों तो उन कार्यों के वर्णन में, या उनकी जो सेनाएं रहती थी दोस्तों, और उनके अंतर्गत जो भी कार्य होता था, उनके जो मुख्य मुख्य पद थे उनको किस किस नाम से जाना जाता था, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे ताकि आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। दोस्तों सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम बात करेंगे यहाँ पे मुगल वंश की। तो मुगल वंश में सबसे पहले बाबर की बात आती है, बाबर के बाद हुमायूं की बात आती है दोस्तों, और हुमायूं के बाद अकबर की बात आती है, अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद फिर शाहजहां, और शाहजहां के बाद लास्ट हम क्या पढ़ते हैं, औरंगजेब। दोस्तों इसके बारे में डिस्कस करने के बाद आगे हम जो मुगल वंश के अंतर्गत पढ़ेंगे दोस्तों, उनके मुख्य कार्य है और उसी के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं क्वेश्चनों पेपरों में, वो मैं आपको यहाँ पे बताते हुए लेके चलूंगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, मुगल वंश की जो राजभाषा थी, यानी कि मुगल काल में जो सबसे अधिक जो जिस भाषा का प्रयोग किया जाता था, उस भाषा को किस नाम से जाना जाता था, फारसी के नाम से। दोस्तों इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फारसी के नाम से जाना जाता था, यानी कि यहाँ मुगल काल में सबसे अधिक फारसी भाषा का क्या कर रखा है दोस्तों, उपयोग कर रखा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि मुगल काल में सबसे ज्यादा स्थानीय भाषा, कौन सी स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों उस समय फारसी भाषा का क्या किया जाता था, यहाँ पे प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मंत्री परिषद को हिजारत। ये बहुत बार पूछा गया है कि मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था। जैसे हमारे वहां आज के डेट में अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो मंत्री परिषद को कैबिनेट मंत्री भी कहते हैं, या संसद के नाम से भी जाने जाते हैं। तो वैसे ही उस समय मंत्री परिषद को विजारत के नाम से भी क्या किया जाता था दोस्तों, जाना जाता था। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, मतलब मैं वो पॉइंट आपको बता रहा हूं जो हमारे एग्जामों से रिलेटिव है दोस्तों, यानी कि जो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के बारे में मैं यहाँ पे आप लोगों से क्या कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अकबर से पहले मुजफ्फर खां व बाद में राजा टोडरमल दीवान ए नियुक्ति घोषित किया था दोस्तों, यानी कि जब अकबर से पहले जब हुमायूं का शासनकाल था, या हम बाबर की बात करें, तो उस समय जो दीवान मतलब आप समझते होंगे दोस्तों, यानी कि दीवान मतलब मतलब जो भी उनकी राज व्यवस्था होती थी, उसका जो पदभार संभाला जाता था उसको दीवान कहा जाता था दोस्तों। तो अकबर से पहले मुजफ्फर खां, इसी के नाम से मुजफ्फरनगर एक जगह है दोस्तों, शहर है हमारे भारत में, तो इन्हीं के नाम से पड़ा हुआ है वो। और उस समय मुजफ्फर खां दीवान नियुक्ति हुई थी, और अकबर के बाद जब अकबर शासनकाल में बैठा, और 1556, ध्यान दीजिएगा, 1556 के बाद फिर राजा टोडरमल को क्या बनाया गया, यहाँ पे दीवान नियुक्त घोषित किया गया था दोस्तों। उसके बाद है मीर बख्शी। ये नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि मुगल काल में मीर बख्शी का क्या कार्य हुआ था, या क्या कार्य था, या कौन से पद में था, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मीर बख्शी सेना व अधिकारियों की तनख्वाहों की जांच करता था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यानी कि इसको आय विभाग का, यानी कि जो उनकी आय विभाग होती थी, उन आय विभाग का सबसे बड़ा जो अधिकारी नियुक्त घोषित किया था दोस्तों, वो किसको किया गया था, यहाँ पे मीर बख्शी को किया था दोस्तों। उसके बाद है, अकबर ने रूढ़िवादी के स्थान पर सुलह-कुल की नीति अपनाई थी, यानी जो रूढ़िवादी जो व्यवस्था थी दोस्तों, ये अकबर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मतलब उनकी जो शासनकाल रहती थी दोस्तों, ये रूढ़िवादी में सब मिक्सअप रहते थे, मतलब जितने भी जातियां, धर्म या किसी की बात करें तो सब मिक्सअप रहते थे। तो इसलिए ये व्यवस्था को चेंज करने के बाद फिर सुलह व्यवस्था, यानी कि एक समान व्यवस्था को क्या किया गया, यहाँ पे लागू किया। तो ये दोस्तों, ये इसके बारे में सराहना भी की गई थी, और इसके बारे में बहुत सारी अच्छी चीजें बताई गई हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए बहुत अच्छी तरह से इसका डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसका रीजन रहा था दोस्तों। उसके बाद है, प्रधान काजी को न्यायाधीश घोषित किया जाता था दोस्तों। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो हमारे न्यायाधीश, जैसे कि आज के डेट में अगर हम न्यायाधीशों की बात करें तो हम उनको मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, या
आप ध्यान दीजिएगा कि हम उसको न्यायाधीश कहते हैं या हमारे उसमें वकील से होते हैं, मतलब अलग अलग रूप से कार्य करते हैं जो न्याय के संबंध में होते हैं। तो उस समय जो न्यायिक व्यवस्था जो संभालता था दोस्तों, उसको प्रधान काजी के नाम से जाना जाता था। यानी कि जो न्यायिक व्यवस्था को अपनाता था और जो उसके अधिकारी होते थे तो उनको एक नाम दिया जाता था जिसका नाम प्रधान काजी कहा जाता था दोस्तों। उसके बाद है सबसे अधिक असद खान ने दीवान का पद संभाला था दोस्तों। जैसे कि मैंने ऊपर बताया आपको, मुजफ्फर खां, जो मुजफ्फर खां था, ये अकबर से पहले बाबर के समय दीवान था और अकबर के बाद राजा टोडरमल दीवान बना दोस्तों। लेकिन जो सबसे अधिक जिसने दीवान का पद संभाला था वो कौन था? आपका असद खां दोस्तों। और ये किसके शासनकाल में रहा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे अधिक ये जो शासनकाल में रहा था वो रहा था औरंगजेब की। औरंगजेब के शासनकाल में जो सबसे अधिक जिसने, या ये भी कह सकते हो कि मुगल वंश में सबसे अधिक जिसने दीवान का पद संभाला था वो कौन था? आपका असद खां। इस टाइप से भी क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्लियर कर सकते हो दोस्तों। और ये किसके शासनकाल में रहा? तो ये रहा आपका औरंगजेब के शासनकाल में दोस्तों। उसके बाद क्षेत्र की इकाई का बीघा, यानी कि जो क्षेत्र का जो इकाई होता था उसको क्या कहा जाता था? बीघा कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, जो क्षेत्र की इकाई को जो मापते थे, जैसे हम लोग अभी मुट्ठी कहते हैं या अगर आप नाली प्रणाली कहते हैं, हम नाली का प्रयोग करते हैं, तो उस समय जो क्षेत्र की जो इकाई होती थी उसको किससे मापा जाता था? बीघा से मापा जाता था। नहीं कि इतनी बीघा, इतना बीघा होगा, इतना बीघा होगा, तो उसके बारे में बताया जाता था। तो उस समय सबसे ज्यादा बीघा का प्रयोग किया जाता था दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, जब शेरशाह सूरी था उसने पहली बार जो मुद्राएं चलती थी उस समय उसने रुपए का प्रयोग किया था दोस्तों। लेकिन मुगल वंश ने इसको चेंज किया और चांदी की जो मुद्रा होती थी उसको ग्रेन कहा जाता था दोस्तों। जो रुपया, जो चांदी का रुपया होता था उसको ग्रेन कहा जाता था। तांबे की मुद्रा को दाम कहा जाता था दोस्तों। ये ध्यान दीजिएगा, आपको ये बहुत बार पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत की बात करें या हम मुगल वंश की बात करें, उस समय चांदी के रुपये को किस नाम से जाना जाता था? तो ग्रेन के नाम से जाना जाता था। तांबे की मुद्रा को दाम के नाम से जाना जाता था। और जो स्वर्ण मुद्राएं होती थी दोस्तों उसको मोहर के नाम से जाना जाता था। यानी कि जो स्वर्ण की मुद्राएं होती थी उसको मोहर के नाम से जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ तो दोस्तों ऐसे 1.5-2 घंटे की वीडियोस बन जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत लंबा और सबसे डीपली समझाया जाएगा दोस्तों। इसलिए मैंने यहाँ पे जो हमारे आगामी एग्जामों के लिए जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं उसी के पॉइंट को मैं यहाँ पे आप लोग के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आप लोग के एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा आपके लिए क्या रहे, यहाँ पे हेल्पफुल रहे दोस्तों। तो इसकी बात है। अब यहाँ पे एक बात भी मैं बताऊं आपको, मुगल काल में जो प्रधान विभाग होता था उसको किस किस नाम से जाना जाता था? जैसे कि आपको मैंने बताया दीवान का कार्य क्या होता था? आय विभाग को संभालना, यानी कि कहां से मतलब जो उसकी जो शासक थे कहां से पैसे आ रहे हैं और कहां पैसे उनको खर्च करना है और किस टाइप से अपने बचत करना है और सेना को कैसे तनख्वाह देना है या अधिकारियों की नियुक्ति कैसे करनी है और उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो इस टाइप की जो भी कंडीशन रहती थी वो दीवान संभालता था और उसको दीवान का अर्थ क्या माना जाता था? तब आय विभाग। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दीवान को क्या कहा जाता था? यहाँ पे आय विभाग। और मीर बख्शी मैंने आपको यहाँ पे पहले भी डिस्कस किया था कि वो सेना का अधिकारी था और उसको एक पद और दिया गया था जहां पे सेना तथा वेतन का विभाग वो संभालता था दोस्तों। ये तो दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है काजी, उसके बाद है दोस्तों काजी। और काजी का मुख्य कार्य क्या होता था? न्याय विभाग को संभालना, यानी कि जितने भी न्याय के कार्य होते थे मुगल वंश में या मुगल शासकों के, तो वो कौन संभालता था? आपका काजी संभालता था दोस्तों। उसके बाद एक फौजदार होता था जिसको उसके भाषा में फौजदार को क्या कहा जाता था? जिला अधिकारी। यानी कि जो फौजदार जो शब्द यूज किया जाता था वो किसके लिए यूज किया जाता था? जिला अधिकारी के लिए। जैसे आज हम जिला अधिकारी के लिए जो डिस्ट्रिक्ट का एक सबसे बड़ा अफसर होता है दोस्तों, जो पदभार संभालता है, उसको ही हम आज जिला अधिकारी कहते हैं। तो उस समय फौजदार को क्या कहा जाता था? जिला अधिकारी कहा जाता था। उसके बाद है कोतवाल, ये नाम आपने सुना होगा दोस्तों। तो कोतवाल किसका प्रधान होता था? तो ये होता था शासन व्यवस्था का, यानी कि जो शासन व्यवस्था चलती थी, यानी कि जो भी राज्य में जो भी शासन व्यवस्था करना है वो किसके अंतर्गत होता था दोस्तों? ये होता था कोतवाल के अंतर्गत।
तो ये था दोस्तों हमारे मुगल वंशों की शासन व्यवस्था, यानी कि इनकी शासन व्यवस्था कैसी रही और किस टाइप से इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था चलाई और कैसे इन्होंने शासन व्यवस्था चलाई, वो मैंने आज आप लोग को यहाँ पे फर्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया दोस्तों। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि मुगल वंशों की शिक्षा व्यवस्था, कला व्यवस्था कैसी थी, उसमें भी जो क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।